हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज बडी। स्टडीज बडी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, ये वीडियो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए है। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए है, जिसका एग्जाम डेट आपका निकल चुका है। 14 तारीख से आपका एग्जाम भी होने वाला है। तो गाइस, एग्जाम से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो गाइस, इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं 50 क्वेश्चंस। और ये आपका लास्ट का प्रैक्टिस सेट है, जिसे आप लोग डेली जरूर देखिएगा 14 तारीख आने तक। मतलब कि आपका 21 तारीख तक एग्जाम है, 21 तारीख तक मैं ये प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। तो इस पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु का तटीय भूभाग है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोरोमंडल तट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मालाबार तट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मालाबार तट का भी आपने नाम सुना होगा। तो ये जो केरल का तट है, उसे हम मालाबार तट कहते हैं। और यहाँ पे ये जो कोंकण तट है, कोंकण तट जो है गुजरात आपका हो गया। गुजरात से गोवा के जो तट है, गुजरात से जो गोवा को सटा हुआ है, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को, उसी तरह से गुजरात से गोवा तक के तटीय भाग को हम कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है। तो हमारी गोदावरी नदी है, जिसे हम दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये प्रसिद्ध है आपकी गेंडा के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, गेंडा, ठीक है। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि नीली क्रांति जो ब्लू रेजोल्यूशन है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मछली उत्पादन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछली उत्पादन। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। पांचवें क्वेश्चन में है कि विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है। विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी भद्रावती में, ठीक है। भद्रावती एक सिटी है, वहां पे आपका ये स्थित है, कंपनी है, ठीक है। और छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। देखिए, रेलवे जोन का मुख्यालय 17 हमारे जोन है रेलवे में, जिसमें से 2 रेल का मुख्यालय एक ही शहर में है। वो किस में है? तो वो आपका है मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछ रहा है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। किस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये 3 जनवरी का दिन होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसका हमारा नारा था पृथ्वी बचाओ, का आयोजन कब किया गया था। क्या आयोजन कब किया गया था, नहीं कौन करता है, ये आपको बताना है कि इसका आयोजन कौन करता है। तो इसका आयोजन जो है यूएनसीईडी करता है, ठीक है। यूएनसीईडी इसका आयोजन करता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नोवा के भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं या फिर क्या कहलाता है। ये आपको भूकंप की तीव्रता ये तो आपको सभी को पता होगा कि ये जो है आपका सिस्मोग्राफ होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से आपके भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, और इससे हम रेक्टर स्केल पे मापते हैं, ठीक है। किस पे मापते हैं? रेक्टर स्केल पे मापते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित सूफी सिलसिलों यानी कि संप्रदायों, जिसे हम कह सकते हैं सूफी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो इनमें से जो सूफी ये सारी सिलसिलाएं थी, उनमें से कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ये आपके कादरी थे। कादरी जो थे वो जो हमारी संगीत होती है, तो संगीत के विरुद्ध थे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि दारा सिको और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है। देखिए, दारा सिको और औरंगजेब के बीच में ये सारे युद्ध हुए थे। इनमें से जो है सबसे निर्णायक कौन माना जाता है? तो सबसे निर्णायक युद्ध जो है वो देवराई का युद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवराई का युद्ध, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया। तो पानीपत का तीसरे युद्ध में जो मराठा ने भाग लिया था, उसमें मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ये आपके थे सदाशिव राव भाऊ। कौन थे? सदाशिव राव भाऊ थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। तो आदि ग्रंथ के रचयिता भी आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये आपके गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने
आदि ग्रंथ की रचना की थी? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है व्यापारिक अधिकार कब समाप्त कर दिया गया था, और इससे जो है समाप्त किया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1833 का जो चार्टर एक्ट निकाला गया था, इसके द्वारा इसे जो है 1833 के चार्टर अधिनियम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और ये अधिकार किसे चला गया था? तो ये अधिकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को चला गया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ये शासन किसने ले लिया था? तो यह वहाँ पे आपको ब्रिटिश सरकार हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पे हिंदू कॉलेज जो BHU है हमारा बनारस में, उसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस समय यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके जो हमारा होता है, यूनाइटेड किंगडम में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी की सत्ता थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेबर पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिम कॉर्बेट किसके लिए? तो गेंडा के लिए आपका ये प्रसिद्ध है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? तो हमारा राष्ट्र ध्वज जो है उसे कब अपनाया गया? तो उसे अपनाया गया था हमारा 22 जुलाई 1947 को। हमारे राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, बनाया गया यहाँ पे था होगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये तो हमारे प्रारूप समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सॉरी गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हैं कि BR अम्बेडकर है। थोड़ा सा यहाँ पे सीरीज वाइज इसको ऊपर लिखना चाहिए, इसको नीचे लिखना चाहिए, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पे कौन आंसर हो जाएगा आपका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसीलिए गड़बड़ हो गया था क्योंकि दूसरे नंबर पे सी चला गया था। थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक था, तो आप लोग इसे एरर समझ के आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन होंगे? तो ये हमारे बुजुर्ग होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्च हुआ? टोटल खर्च पूछा जा रहा है कि संविधान के निर्माण पर टोटल खर्च कितना हुआ था? तो टोटल खर्च आपका 30 लाख रुपए हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 लाख रुपए। ठीक है, और यहीं पे 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व का अलिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे पूछा जा रहा है अलिखित, तो ये हमारे ब्रिटेन का संविधान है, जो कि अभी तक लिखा नहीं गया है। वहाँ पे राजा रानी वाली कहानियां चलती हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कि पहले वित्त मंत्री रह चुके थे, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस स्थान के वैज्ञानिकों ने क्वांटम स्टेट एस्टिमेशन के आकलन के लिए नया तरीका तरीका खोजा जो तरीका खोजा है, जो महत्वपूर्ण क्वांटम संचालन को सरल बना देगा।
सरल बना सकता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रमन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक है जिन्होंने क्वांटम स्टेट एस्टिमेशन का आकलन के लिए नया तरीका खोजा है जो कि क्वांटम संचालन को जो है आसान बना देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया। द एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया है। तो द एनीवेयर स्कूल जो है हमारे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और फिल्म जो हमारी गांधी एक फिल्म बनी थी उसके निर्माता कौन थे। ये काफी चर्चित क्वेश्चन है। गांधी फिल्म के निर्माता आपसे बार बार पूछा जा सकता है। तो इसके जो हमारे निर्माता है वो है आपके रिचर्ड्स एटनबरो। रिचर्ड्स एटनबरो जो है इसके रचयिता या फिर निर्माता आप लोग कह सकते हैं, डायरेक्टर जो है कह सकते हैं, गांधी फिल्म के डायरेक्टर हैं। और इस फिल्म के लिए इन्हें जो है ऑस्कर भी मिल चुका है। इस फिल्म के लिए क्या मिल चुका है, ऑस्कर भी मिल चुका है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो भूमि से वायु की अगर बात की जाए तो ये त्रिशूल जो है भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है आपका पटियाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटियाला। ठीक है, और यही 30वां क्वेश्चन देख ले तो कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है। तो कथकली नृत्य का जो उद्गम है किस राज्य में हुआ है, तो ये केरल में हुआ है। आप लोग ध्यान रखिएगा, केरल कथकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक बृहत पोषक तत्व है। तो इनमें से बृहत पोषक तत्व कौन सा है, तो यहाँ पे सोडियम जो है एन वो बृहत पोषक तत्व है। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा शायद। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और अगला देख सकते हैं 32वां क्वेश्चन कि गेहूं में रस्ट तथा स्मट बीमारी किसके कारण होती है। तो रस्ट तथा स्मट जो है बीमारी किसके कारण होती है गेहूं में, तो ये होती है आपकी कवक के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कवक के कारण ये रस्ट एवं स्मट बीमारी होती है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो इकोलॉजी का जनक जो है अर्नेस्ट, आप देख सकते हैं कि अर्नेस्ट हेकल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्नेस्ट हेकल। और 34वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि जोक तथा केचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है। जोक हो गया और तथा केचुआ हो गया, किस संघ के अंतर्गत आता है, तो ये आपका एनेलिडा के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनेलिडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। देखिए, उपभोक्ता से क्वेश्चन बनता ही है आपके बिहार पुलिस में। आप लोग ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे। तो इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता पूछ रहा है, तो चूहा जो है यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। इसमें से सांप, गिद्ध और कुत्ता में से चूहा जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो ये थियोफ्रेस्टस को आपका वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि राजनीति रत्नाकर पुरस्कार के लेखक कौन है। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे भी पुस्तक है दोस्तों। तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपके चंदेश्वर। ठीक है, चंदेश्वर आपके इसके पुस्तक के लेखक है। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो अर्थशास्त्र जो है किस विषय पर आधारित है, तो ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए आप बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 38 का। ठीक है, और बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस तुर्क राजवंश का अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो ये जो आपका प्राप्त हुआ है ये खिलजी वंश का प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार की, एक मिनट, एक ही क्वेश्चन दो बार शायद हो गया है। तो आप 41वां क्वेश्चन देख सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था आपका, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये ममलूक वंश है। ठीक है, खिलजी वंश नहीं होगा दोस्तों। ये खिलजी वंश, पता है क्वेश्चन, इधर दो क्वेश्चन एक ही बार में टाइप हो गया है, 39 और 40।
तो जो 39वां क्वेश्चन है उसी के जगह पे आपका 40वां क्वेश्चन भी आ गया है। तो 39वें क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑप्शन नंबर बी बता दिया था, लेकिन यहाँ पे 40वां जो है रियल का क्वेश्चन 40वां है, जिसका नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ममलूक वंश सही है। तो यहाँ पे भी आपका जो है 39वां में यहाँ पे जो भी जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वही क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया है, तो इसमें भी ममलूक वंश जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये ममलूक वंश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 41वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पटना युवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कृष्ण बल्लभ सहाय थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य के आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है, या फिर साक्ष्य के बारे में विवरण दिया गया है? तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण अभिलेख जो था उसमें दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो आपका वेद है उसमें दिया गया है। ठीक है, ये ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। तो 43वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है? बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की तो ये मिलती है आपकी शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण अभी आंसर हुआ था आपका। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसी में आपके बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। और डीआरडीओ ने कहाँ पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिमांस्टर व्हीकल, यानी कि जिसे हम HSTDV का नाम से जानते हैं, उसका सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ पे किया है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्हीलर द्वीप पे। ठीक है, व्हीलर द्वीप पे यहाँ पे किया है। ठीक है, डीआरडीओ ने। आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि खट्टे स्वाद का अनुभव जीभ के किस भाग पर होता है? तो खट्टे स्वाद का जो अनुभव होता है वो पिछले भाग पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सॉरी। 46वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि पेप्सिन एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? तो पेप्सिन का स्राव कहाँ से होता है? तो ये अमाशय से होता है, यानी कि स्टमक से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। और 47वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये काइटिन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, काइटिन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्लेग बीमारी किसके कारण होती है? प्लेग जो रोग है वो किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो जो मोलर दांत होते हैं उनकी संख्या आपकी 18 होती है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में 18 ही दिया गया है, तो 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 50वां, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। जो साइकस का पौधा है किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो साइकस का पौधा किस वर्ग के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो साइकस का पौधा जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गैस ये आज के टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस थे। जीके जीएस के आपके ये क्वेश्चंस टॉप 50 थे। आपको कल भी और दोनों टाइम आपको क्वेश्चंस 50-50 मिल जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको डेली मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।